हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, आवृत्तिबीजी पौधों में दोहरा निषेचन। तो एंजियोस्पर्मिक पौधों में हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परागण के बाद जब पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो पॉलिनेशन के बाद जो परागकण होता है, परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचता है। इस तरीके से जब परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्तिकाग्र या मादा भाग का हम डायग्राम बना लेते हैं। वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, और इस तरीके से हम अंडाशय का डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से जब हम अंडाशय का निर्माण कर लेते हैं तो अंडाशय के अंदर हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर गुरु बीजाणुधानी या इसको हम भ्रूण कोश कहेंगे। यहाँ पर भ्रूण कोश का हम निर्माण कर लेते हैं और यहाँ पर जो गुरु बीजाणुधानी है इसी को हम एक आवरण से कवर कर देंगे तो ये बीजांड कहलाएगा। और बीजांड में यहाँ ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहते हैं। इन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। और यहाँ पर बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिल जाता है निषेचन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देता है। इससे सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ नीचे की तरफ 2 सिनर्जिड सेल, एक इग सेल। मीन्स यहाँ तो ये द्वितीयक केंद्रक है, यहाँ पर ये द्वितीयक केंद्रक होता है। ये प्रतिमुखी कोशिका है, ये प्रतिमुखी कोशिका होती है। और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो ये अंड कोशिका होती है। यहाँ पर अंड कोशिका उपस्थित होती है। अंड कोशिका को ही हम अंग्रेजी में यहाँ पर एग सेल लिखेंगे। और यहाँ नीचे की तरफ 2 कोशिकाएं हैं। इन दोनों कोशिकाओं को हम हिंदी में सहायक कोशिका, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल नाम देते हैं। और यहाँ पर इन दोनों को मिला करके अगर हम देखेंगे तो इसे अंड समुच्चय भी कहते हैं, एग apparatus बोलते हैं। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं कि परागण के बाद जब परागकण वर्तिकाग्र पे आता है तो यहाँ पर जब वर्तिकाग्र पर आता है परागकण तो यहाँ से नमी युक्त शर्करा को क्या करता है, अवशोषित करता है, जिसके कारण इसकी जो एंटाइन होती है वो फूल जाती है और फूल करके बीजांड में उपस्थित जनन छिद्र के द्वारा एक नलिका के द्वारा बाहर निकलती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम एक जो परागकण होता है, परागकण की जो अंदर की परत होती है उसे हम अंतःचोल कहते हैं, और जो बाहर की परत होती है उसे हम बाह्यचोल कहते हैं। यहाँ पर बाह्यचोल पर एग्जाइम पर अंदर वाली क्या कहलाएगी, अंतःचोल कहलाती है। और जो बाहर की परत है ये बाह्यचोल कहलाती है, जो कि स्पोरोपोलिन की बनी होती है। यहाँ पर जनन छिद्र पाए जाते हैं। परागण के बाद जब परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पे आता है तो नमीयुक्त शर्करा को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है, ये फूलती है। और जब ये फूलती है तो एक नलिका के रूप में बाहर निकल आती है, एक नलिका के रूप में बाहर निकल आती है। तब इस प्रकार से जिस नलिका का निर्माण होता है उसी नलिका का नाम हो जाता है पराग नलिका। इस नलिका का नाम हो जाता है पराग नलिका या पॉलन ट्यूब। यहाँ पर होती हैं 2 कोशिकाएं, एक बड़ी वाली जो होती है जिसे हम वर्धी केंद्रक कहते हैं, और जो छोटी वाली होती है उसे हम जननिक केंद्रक कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका चली आती है और यहाँ पर जननिक कोशिका भी चली आती है। यहाँ पर जननिक कोशिका विभाजित होकर के 2 नर केंद्रकों का क्या देती है, निर्माण। तो यहाँ पर जननिक जो कोशिकाएं होती हैं उन जननिक कोशिकाओं से ही 2 नर केंद्रकों का, यहाँ पर 2 नर केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, 2 नर केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। और जब यहाँ पर जननिक कोशिका से 2 नर केंद्रकों का निर्माण होता है तो इन्हीं नर केंद्रकों को, दोनों नर केंद्रकों को हम 2 नर युग्मक कहते हैं, 2 नर युग्मक कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, परागकण से जो पराग नलिका निकलती है
उसमें 2 नलिकाग्र उपस्थित होते हैं। और ये नलिका जब यहाँ से निकलती है तो इस वर्तिकाग्र से होते हुए यहाँ पर बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये नलिका पराग नलिका धीरे धीरे वृद्धि करके बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर दोहरे निषेचन में देखेंगे कि इन दोनों नलिकाग्रों में से दोनों नर युग्मकों में से जो पहला नरयुग्मक होता है, पहला नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित कर जाता है, अंड कोशिका के साथ संलयित करता है और युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज का इस तरीके से यहाँ पर युग्मनज का जायगोट का निर्माण करता है और युग्मनज से भ्रूण का विकास हो जाता है, भ्रूण का विकास होता है। तो अगर देखेंगे दूसरा नरयुग्मक, यहाँ पर जब दूसरे नरयुग्मक की बात करेंगे, सेकंड वाला, यहाँ तो पहला नरयुग्मक हो गया, यहाँ पर दूसरा जो नरयुग्मक होता है, दूसरा नरयुग्मक, यहाँ पर जो दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जिनको हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं, उनके साथ आकर के मिल जाता है। पहला तो अंड कोशिका के साथ मिल गया आकर के, तो इससे क्या बन गया, युग्मनज का निर्माण हो गया। यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, युग्मनज का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर जब दूसरा नरयुग्मक, यहाँ पर जो ध्रुवीय केंद्रक आते हैं निषेचन से पहले द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक के साथ, द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन करता है, संलयन करता है। जब संलयन करता है तो ये भ्रूण कोश का निर्माण करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। इस तरीके से जब दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ साझा करता है तो भ्रूण कोश का निर्माण या प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। तो इस क्रिया को हम त्रिक संलयन भी कहते हैं। यहाँ पर जब दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ साझा करता है तो इस क्रिया को हम त्रिक संलयन भी कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस क्रिया को त्रिक संलयन भी कहते हैं, त्रिक संलयन भी कहते हैं। अगर देखते हैं कि जब दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ साझा करता है तो वहां पर क्या होता है, n + 2n = 3n। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद, त्रिक संलयन के बाद किसका निर्माण हो जाता है, प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर यहाँ दोहरे निषेचन में देखेंगे तो कुल मिलाकर के 5, यहाँ पर देखेंगे तो दोहरे निषेचन में 5 केंद्रक भाग लेते हैं, 5 केंद्रक भाग लेते हैं। अगर देखेंगे यहाँ पर पूछा जाता है कि दोहरे निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं, तो 5 केंद्रक भाग लेते हैं। कौन कौन सा, यहाँ पर आपने 2 नर केंद्रक की बात की, 2 नर केंद्रक, यहाँ पर कितने, 2 नर केंद्रक हो गए, 1 अंड कोशिका हो गई, एक क्या हो गई यहाँ पर, एक अंड कोशिका हो गई, और यहाँ पर 2 ध्रुवीय केंद्रक हो जाते हैं। यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 2 ध्रुवीय केंद्रक यहाँ पर भाग लेता है।
इस तरीके से दोहरे निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 5 केंद्रक भाग लेते हैं। कितने युग्मक भाग लेते हैं अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो दोहरा निषेचन में कुल मिलाकर के एक तो क्या होता है, एक अंड कोशिका होती है, एक अंड कोशिका होती है जो कि एक मादा युग्मक है, जो कि एक मादा युग्मक है। और यहाँ पर देखेंगे 2 नर युग्मक, 2 नर युग्मक। तो यहाँ पर युग्मकों की बात करेंगे तो टोटल कितने नर युग्मक भाग लेते हैं? टोटल यहाँ पर अगर देखेंगे कितने युग्मक भाग लेते हैं दोहरे निषेचन में तो 5 केंद्रक भाग लेते हैं और साथ ही साथ 3 युग्मक भाग लेते हैं, 3 युग्मक भाग लेते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर दोहरे निषेचन की बात करेंगे तो दोहरा निषेचन जो होता है आवृतबीजी पौधों में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। और इसको दिया था नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया है? तो इसे दिया था नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने, जो कि लिलियम तथा फ्रिटलेरिया, जो कि लिलियम तथा फ्रिटलेरिया नामक पौधों में खोजा था। तो इस तरीके से एक बार हम फिर से देखते हैं। हमने बताया कि जब परागण की क्रिया होती है तो परागण की क्रिया के पश्चात जो परागकण होता है वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद वहां से नमीयुक्त शर्करा को अवशोषित कर लेता है, जिससे उसकी जो अंतःचूल होती है एंटाइन तो स्वेल कर जाती है, फूल जाती है और उससे एक नलिका का कर जाता है। जनन छिद्र से वही अंतःचूल क्या होती है, वाय छिद्र पर स्थित जनन चूल से बाहर एक नलिका के रूप में निकलती है जिसे हम पराग नलिका कहते हैं। इसे जीबी एमिकी ने बताया। उसके बाद इस पराग नलिका में जो जननिक केंद्रक होता है यहाँ पर उधर 2 नरयुग्मकों का कर देता है निर्माण। तो यहाँ पर दोनों नरयुग्मक क्या होते हैं? यहाँ पर अंड कोशिका में उपस्थित गुरु बीजाणुधानी के अंदर देखेंगे यहाँ पर एक अंड कोशिका होती है, यहाँ पर द्वितीयक कोशिका होती है, यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर एक बार सबसे पहले अगर देखेंगे फर्स्ट टाइम में यहाँ दोनों नरयुग्मकों में से जो पहला नरयुग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ आकर के संलयित करने का काम करता है, तो भ्रूणकोश का निर्माण करता है। ये एक सत्य निषेचन है। इसमें क्या होता है, एक बार निषेचन हो जाता है। यहाँ पर एक बार निषेचन की क्रिया हो रही है। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा नरयुग्मक होता है आकर के द्वितीयक केंद्रक के साथ, दूसरा नरयुग्मक जो होता है आकर के किसके साथ, यहाँ पर द्वितीयक केंद्रक के साथ साझा कर जाता है। यहाँ पर N+2N होता है, यहाँ पर N+2N होता है। यहाँ पर बताया गया कि जो दूसरा नरयुग्मक होता है ये आकर के द्वितीयक केंद्रक के साथ साझा कर लेता है तो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण कहलाता है। लेकिन ये प्रक्रिया ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो एक नरयुग्मक यहाँ पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ होता है और यहाँ पर देखेंगे प्लस में 2N होता है। जो द्वितीयक केंद्रक होता है वहां पर 2N होता है, तो यहाँ पर N+2N = 3N हो जाता है। तो इस तरीके से जो भ्रूणकोश होता है वो त्रिक संलयन क्रिया के फलस्वरूप बनता है और वहां पर भ्रूणकोश को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। भ्रूणकोश कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। अब आगे देखते हैं कि दोहरे निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं। तो दोहरे निषेचन में टोटल कितने केंद्रक भाग लेते हैं, 5 केंद्रक भाग लेते हैं। और 5 केंद्रकों में मैंने बताया कि 2 नर केंद्रक होता है, एक अंड कोशिका होती है, 3 तो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। इस प्रकार से कितने हो जाते हैं, 5 केंद्रक भाग लेते हैं। उसके बाद हमने बताया कि कितने युग्मक भाग लेते हैं। तो अगर देखेंगे एक अंड कोशिका होती है, 2 नर युग्मक होते हैं, 3 युग्मक भाग ले रहे हैं। इसमें टोटल 5 केंद्रक और 3 युग्मक भाग लेते हैं दोहरे निषेचन में। होता कहाँ है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, आवृतबीजी पौधों में। दिया किसने था, तो नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिन्होंने लिलियम तथा फ्रिटलेरिया नामक पौधों में इसको खोजा था। तो इस प्रकार से ये दोहरे निषेचन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।